हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 साइंस क्लास 10th फॉर जैक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के सारे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है उसको बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे हवा नहीं होता है यानी कि जो निर्वात होता है उसमें जो प्रकाश की जो चाल होती है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए जो है उसमें दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कोई दर्पण है और उस दर्पण में जो ध्रुव है ना, ध्रुव को मतलब पी बोल सकते हैं, है ना, और इसके बाद वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको जो मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसको क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो दर्पण होता है उस दर्पण में सी और पी यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है ना, यानी कि पूछ रहा है प्रकाश तरंग जो होता है वह किस प्रकार का तरंग होता है, तो वह होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यानी कि यह जो एग्जाम्पल होता है प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल होता है। आप चैप्टर 13 में जरूर पढ़े होंगे इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, है ना, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य जो अवयव होता है वह क्या होता है ना। तो जो एलपीजी होता है जो घर में जो यूज़ किए जाते हैं जिस पे खाना बनाया जाता है, तो उसमें जो अवयव होता है वह होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना, इसलिए बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि 1/2 H2O होता है ना। कैल्शियम सल्फेट होता है और इसको बोल सकते हैं अर्ध या सेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं या अर्ध हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है ना, यानी कि टूटी हुई जो हड्डी होता है उसको जोड़ने में कौन सा रासायनिक पदार्थ का यूज़ किया जाता है, तो वह यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। देखे होंगे आप लोग ऐसे अपने डेली लाइफ में, है ना, बहुत सारे ऐसे घटना कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। किसी की हड्डी टूट जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पीएच जो मान जो स्टार्ट होता है वह 0 से लेकर 14 तक उसमें पीएच स्केल में जो वैल्यू होते हैं और बीच में होता है 7, है ना। तो इसमें हम लोगों को 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो 7 होता है वह बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी कि वह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब वो न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद दूसरा बोल सकते हैं जो 7 से कम होता है वह अम्लीय शो करता है। ठीक है, और इसके बाद जो बच जाएगा 7 से जो ज़्यादा होगा वह जो शो करेगा वह क्षारीय विलयन को शो करेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। ठीक है, तो 7 से कम जो होगा वह अम्ल होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक है, 7 से कम अम्ल, 7 रहेगा उदासीन, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो दीवार होता है देखे होंगे वाइट वाइट उसमें पेंटिंग किया जाता है, सफ़ेदी किया जाता है,
तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो यूज़ करते हैं वह बुझा हुआ चूना होता है, शुष्क बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है CaOH का होल ट्वाइस, दैट मीन्स बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसीलिए बोल सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप इसको यदि रिएक्शन यदि आप बनाए होंगे तो ज़रूर आप देखे होंगे कि अगर Na2SO4 प्लस BaCl2 का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। एक बनता है NaCl बनता है और दूसरा जो बनता है वह बनता है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बनता है। और यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और वह जो अवक्षेप होता है वह सफ़ेद कलर का होता है ना। इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा, है ना। किस कलर का मिलता है तो वाइट कलर का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है धारा का एसआई मात्रक होता है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई मात्रक बताना है। तो उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। आप इसको चाहे तो ए भी लिखेंगे तो भी चलेगा या फिर आप इसको हिंदी में लिख दीजिए एम्पियर, ठीक है। तो धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। बात समझ में आ रही है। यह क्वेश्चन जो है चैप्टर 12 से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, बहुत ही ईजी है। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के हैं, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वह कार्बन के क्या चीज़ होता है तो वह कार्बन के होते हैं अपर रूप, है ना। उसको क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं, ठीक है। अपरूप बोल सकते हैं और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो एक और होता है कार्बन के ऐसे 3 अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलेरिन, है ना। बट यहाँ पे दो ही नाम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्बन के अपर रूप होते हैं या अपरूप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। और यह जो क्वेश्चन है एक ही मार्क्स का है। तो अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग कम से कम एक अंतर जरूर लिखेंगे। और एक अंतर में हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, एक वाक्य में इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स में पूछा है इसलिए हम लोग एक ही अंतर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनल एग्जाम में हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे तो आप कम से कम 2 या 3 अंतर जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है ना। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब किरणें जो होती हैं परावर्तन और अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब की अगर बात की जाए तो यहाँ पे परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जो किरणें जो होंगी वह मिलती नहीं है, वास्तव में नहीं मिलती हैं, बट ऐसा लगता है, मतलब हम लोगों को प्रतीत होता है कि वह किरणें वहाँ पर जाकर मिलेगी, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं इसको आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को और क्या बोला जा सकता है, यह जो होता है हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बट आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा जो अंतर बोल सकते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह दर्पण के आगे बनता है हमेशा, ठीक है। और यह जब भी बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 डिफरेंस बताया, 4 अंतर बताया, तो आप कम से कम इसमें से एक याद रख लीजिए, ठीक है। छोटा वाला यदि मन करता है तो छोटकू को याद कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग तो बहुत पहले से भी जानते हैं और बहुत ही फेमस इसका उपयोग होता है। आप देखे होंगे जो गाड़ी होता है, गाड़ी के जो साइड में जो मिरर लगा होता है उसी मिरर को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग में कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही यूज लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी कि जो सामान्य जो आँख होता है उसका सबसे न्यूनतम दूरी ऐसा बताइए जहाँ पे वह किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता हो। ठीक है, तथा बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित रहता है, यानी कि जो मानव का जो आँख होता है उसमें एक लेंस होता है ना, तो वह लेंस आपको बताना है किस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या क्या चीज़ बोल सकते हैं। पहली बात, आँख के लिए जो अस्पष्ट जो दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी जो होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो न्यूनतम दूरी जो होती है वह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और मानव नेत्र में यदि हम लोग लेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है उत्तल लेंस। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित होता है। ठीक है, या उपस्थित रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है सूचक क्या है। ठीक है, सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। एक प्राकृतिक सूचक तथा एक गंधीय सूचक का उदाहरण देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं सूचक का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो उसे इंडिकेटर बोलते हैं, यानी कि उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। यानी कि सूचक का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो हम लोगों को बताता हो कि दिया गया जो पदार्थ है वह अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो उसे सूचक कहेंगे। सूचक का ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम लोगों को यहाँ पे केवल उसका एग्जाम्पल पूछा है। एक प्राकृतिक सूचक का पूछा है और एक पूछा है गंधीय सूचक का। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक का मतलब होता है वैसा सूचक जिन्हें प्रकृति के स्रोत से प्राप्त किया जाता हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, वैनिला हो गया, लौंग हो गया, है ना। तो ये सब जो एग्जाम्पल है यह प्राकृतिक सूचक का है, क्योंकि इसको प्रकृति द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई है, प्रकृति के स्रोत से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और गंधीय सूचक का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसको गंध से पता चल जाए कि वह अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग गंधीय सूचक। ठीक है, या फिर उसको सूंघने वाला सूचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से बोल सकते हैं, वैनिला बोल सकते हैं, लौंग बोल सकते हैं, प्याज बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इनको सूंघने से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि यह अम्ल है या फिर क्या है, क्षार है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है संतरा तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा कहिए या फिर नींबू कहिए एक ही बात है, और दोनों में एक ही एसिड पाया जाता है, उसका नाम होता है साइट्रिक एसिड, है ना। तो उसको क्या लिखेंगे, साइट्रिक। ठीक है, उसको लिख देंगे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में कौन सा अम्ल मिलता है, साइट्रिक अम्ल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यदि हम लोग टमाटर की अगर बात करते हैं तो टमाटर में जो एसिड मिलता है, यानी कि टमाटर में जो अम्ल मिलता है वह होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक। आप लिख लेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, वह आपको टमाटर में देखने को मिल सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है जिंक को आयरन 2, ठीक है, सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। यानी कि जो जिंक होता है, जिंक को यदि आयरन 2 के जो सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें यदि डाल दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होगी उसको भी लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जिंक जो होता है आयरन से ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी कि सक्रिय धातु है, जिसके वजह से बोल सकते हैं जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यह विलयन में से आयरन को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का हरा रंग जो होता है वह फीका पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिंक होता है आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए आयरन को उसके विलयन यानी कि आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को अलग कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, और इसको कुछ इस प्रकार से रिएक्शन से लिख सकते हैं, जैसे Zn मतलब जिंक हो गया, सॉलिड है इसलिए एस लिख लिए, और ApSO4 हो गया फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट। जब रिएक्शन करेगा तो आप देख सकते हैं आयरन को विस्थापित कर दिया
और आयरन के स्थान पे क्या आ गया, ZnSO4। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील धातु होता है कंपेयर टू आयरन। ठीक है, और इसका जो रंग होता है आयरन सल्फेट का हरा रंग, वह फीका पड़ जाता है, मतलब धीरे धीरे गायब होने लगता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन क्या है, उसको बताना है। और प्रमुख जो जीवाश्म ईंधन होते हैं कौन कौन से होते हैं उसको भी लिखना है। और तीसरा इसी में एक और क्वेश्चन है कि जो जीवाश्मी जो ईंधन होता है उसकी क्या हानियाँ होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और जीवाश्म ईंधन की अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ऊर्जा के वैसे स्रोत जो मरे हुए जानवर या फिर पेड़ पौधे के अवशेष से लंबे समय में हम लोगों को प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन का अगर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, कोयला हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकता है। ठीक है, तो यह सब जो है वह जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन की हानि के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो जीवाश्म जो ऊर्जा होते हैं या फिर ईंधन होते हैं वह अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, इसलिए वह सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं कि इनके जो ज्वलन होता है, मतलब जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसको जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जल और भूमि संसाधनों पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं, है ना। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होता है उसको जलाते हैं तो बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार के गैसें निकलती हैं। तीसरा हम लोग इसका हानि की अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है, यानी कि जो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह वातावरण का जो तापमान होता है उसमें वह वृद्धि करता है ना। तो इस टाइप के इसका हानि के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए, है ना। एक विद्युत परिपथ का मतलब जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसका डायग्राम बनाना है, तथा साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर यदि जो वैद्युत जो युक्तियाँ होती हैं उसको यदि पार्श्व क्रम में बैटरी से अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को क्या लाभ होगा। ठीक है, यानी कि जितने भी जो बोल सकते हैं कि जो युक्ति होता है या फिर जितने भी डिवाइस होता है श्रेणी क्रम में नहीं जोड़कर पार्श्व क्रम में यदि जोड़ते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें लाभ हो सकता है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन था वो मॉडल सेट 2 में भी पूछा गया था, तो ध्यान देंगे जो भी क्वेश्चन यदि रिपीट करता है दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, वह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं। ठीक है, तो आप चारों सेट को मिलाएंगे, चारों सेट को मिलाने के बाद देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए उसको आप लोग क्या करेंगे, जल्दी बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो जो विद्युत जो परिपथ होता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। यानी कि एक वायर ले लेंगे, ठीक है, उस वायर में बैटरी को जोड़ दीजिए, ठीक, एक बल्ब को जोड़ दीजिए, एक कुंजी जोड़ दीजिए, एक अमीटर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार के फिगर बना लेंगे। फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपका जो चैप्टर 12 है उसमें भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, और यदि बात करते हैं कि जो बिजली के जो उपकरण होते हैं, ठीक है, उसको समांतर क्रम में यदि जोड़ दिया जाए तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लाभ हो सकता है। ठीक है, पहली बात कि जो प्रत्येक जो उपकरण होगा उसमें पूर्ण बैटरी के वोल्टेज मिलता रहेगा, है ना। यानी कि बैटरी से जितना वोल्टेज मिल रहा है और जितने भी उपकरण उससे जोड़ेंगे सब में बराबर बराबर वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, पहला फायदा इस प्रकार से बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि जो समांतर जो सर्किट होता है विद्युत को उपकरणों के माध्यम से विभाजित करता है। ठीक है, और साथ ही साथ बोल सकते हैं प्रत्येक डिवाइस अपने प्रतिरोध के आधार पर विद्युत प्राप्त करता है ना। यानी कि अगर बैटरी से बहुत सारे डिवाइस यदि जोड़ा गया है तो जो डिवाइस को जितना उसको वोल्टेज चाहिए वह उतना ही लेगा। दूसरा फायदा बोल सकते हैं। तीसरा फायदा कुछ इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक उपकरण यदि बंद हो जाता है ना, या फिर चालू होने पर तो उपकरण कोई भी प्रभावित नहीं होता है।
ठीक है। श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं था। श्रेणी क्रम में यदि एक उपकरण यदि बंद हो जाए तो सारे के सारे उपकरण काम करना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर पार्श्व क्रम की अगर बात करते हैं, समांतर क्रम की अगर बात करते हैं, तो एक उपकरण बंद हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सारे उपकरण बंद होंगे। सारे उपकरण जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे, ठीक है। वह काम अपना करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस प्रकार से फायदे हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के लाभ हो सकते हैं, ठीक है। गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक के सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।